chemical equilibrium. So first of all, ये इक्विलिब्रियम है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम में इट इज दैट स्टेट इन अ रिएक्शन जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. सो इट इज दैट स्टेट इन द रिएक्शन या ड्यूरिंग द रिएक्शन at which rate of the forward reaction becomes equal to rate of the backward reaction. और इसमें जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो जो ऑब्जर्व करने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं रिएक्शन मिक्सचर की, जैसे कलर हो सकता है, पीएच वैल्यू हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, ये जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं दे विल बिकम कांस्टेंट विद द पैसेज ऑफ द टाइम जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है. सो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? केमिकल रिएक्शंस के टाइम, केमिकल ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तो दैट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम. या कह सकते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन जब हो रहा है तो उस केस में व्हेन रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, दैट पॉइंट ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द फिजिकल चेंजेस और ड्यूरिंग द फिजिकल प्रोसेसेस. तो फिजिकल प्रोसेसेस कौन से हो सकते हैं, फिजिकल चेंजेस कौन सी हो सकती हैं? जैसे सॉलिड फेज का लिक्विड में चेंज होना, दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं. इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड अ लिक्विड, ये फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे. और इसको डिस्कस करने के लिए, इसको समझने के लिए आई विल टेक एन एग्जांपल. और वो एग्जांपल है कि आप कुछ आइस क्यूब्स अगर ठंडे पानी में लें, इन अ थर्मस फ्लास्क लें एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा. इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ मेल्टिंग होगा, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ freezing, rate of freezing of water. तो अगर आप आइस क्यूब्स डालते हैं ठंडे पानी में, पानी इज ऑल्सो एट 0 डिग्री सेल्सियस और थर्मस फ्लास्क में अगर रखा हुआ है वो, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जितना अमाउंट आइस का है और जितना अमाउंट वाटर का है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी. वो चेंज इसलिए नहीं आ रही बिकॉज रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर. ऐसा नहीं है कि मेल्टिंग नहीं हो रही है, मेल्टिंग भी हो रही है और साइमल्टेनियसली फ्रीजिंग भी हो रही है. जितने आइस में आइस के मॉलिक्यूल्स मेल्ट हो रहे हैं इनटू वाटर, उतने ही मॉलिक्यूल्स वाटर के फ्रीज हो रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग आइस. So rate of melting of ice is equal to rate of freezing of water. That means it is a dynamic equilibrium. डायनेमिक नेचर क्या होती है? डायनेमिक का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो मॉलिक्यूल्स आइस हैं वो आइस ही रहेंगे, जो वाटर हैं वो वाटर ही रहेगा. ऐसा कुछ नहीं है. दे आर गेटिंग इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर विद द पैसेज ऑफ टाइम. लेकिन जो रेट ऑफ कन्वर्जन है, रेट ऑफ इंटर कन्वर्जन है, दैट इज सेम, दैट इज कांस्टेंट. सो दिस वाज फर्स्ट फिजिकल प्रोसेसेस में फर्स्ट इक्विलिब्रियम जो डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड के केस में. और मैंने ये केस लिया आइस क्यूब्स इन वाटर. तो आपने थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व किया कि आफ्टर सम टाइम जो आइस का अमाउंट है और वाटर का अमाउंट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा. वो इसलिए नहीं चेंज हो रहा बिकॉज इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया दोनों के बीच में, बिकॉज रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस जो है दैट हैज बिकम इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर. सेकेंड फिजिकल प्रोसेस कौन सा हो सकता है? लिक्विड टू गैस. लिक्विड गैस में चेंज हो सकती है. तो हम सेकेंड डिस्कस करेंगे
लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम। तो इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, कि एक कंटेनर है ऐसे करके, और उसमें आपने कोई लिक्विड रखा हुआ है, लेट इट बी वाटर, और दिस इज कनेक्टेड टू मैनोमीटर, और इस मैनोमीटर में यहां पे लिक्विड मर्करी है। तो इनिशियली आप ये नोटिस करेंगे कि दोनों लिम्स में, लेफ्ट लिम और राइट लिम में जो लेवल होगा मर्करी का, दैट विल बी सेम। The level of the mercury in both the limbs will be same. लेकिन with the passage of time water क्या होगा, इवेपोरेट होता रहेगा, और जब इवेपोरेशन होगी वाटर की, उससे यहाँ पे वेपर्स जो बनेंगे, वो वेपर्स इस लिक्विड को इस साइड से मर्करी को पुश करेंगे, और आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे जो मर्करी लेवल है नीचे जाना शुरू हो जाएगा, और उस राइट लिम में जो मर्करी का लेवल है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम आप ये नोटिस करोगे कि जो लेवल ऑफ मर्करी है इन बोथ द लिम्स, दैट विल बिकम कांस्टेंट। जितना ये नीचे जा चुका है उतना वहां पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, जितना ऊपर जा चुका है वहां पे वो कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा थोड़ी देर बाद। इक्विलिब्रियम किसके बीच में? जितने वेपर्स बन गए उनका अमाउंट जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, और जितना लिक्विड रह गया है लिक्विड स्टेट में उसका अमाउंट वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। बिकॉज आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन दैट विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्योंकि स्टार्टिंग में तो इवेपोरेशन हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर वेपर्स का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा, वेपर्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, तो कंडेंसेशन भी शुरू हो जाएगी, और आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और जब ये स्टेज आ जाएगी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, एंड दिस इज आल्सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कि ऐसा नहीं है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जो नीचे हैं वो नीचे ही हैं, और जो वेपर्स बन चुके हैं वो ऊपर ही हैं, ऐसा नहीं है। वेपर्स आर कंटिन्यूअसली कंडेंसिंग इनटू लिक्विड, और लिक्विड इज आल्सो कंटिन्यूअसली गेटिंग इवेपोरेटेड, बट द रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है that will become equal to rate of condensation, and that point is known as the equilibrium point, and that stage is known as the equilibrium stage. Now third physical process जो है that is sublimation. Solid directly gas में change हो सकता है, so solid और gas के बीच में equilibrium, सॉलिड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम। और इस केस में एग्जांपल ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। अगर क्लोज्ड कंटेनर में अमोनियम क्लोराइड लिया गया है सॉलिड फॉर्म में, इट विल गेट कन्वर्टेड, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस अमोनियम क्लोराइड G, एंड आफ्टर सम टाइम, बट माइंड इट, इट हैज टू बी क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड कंटेनर में ही इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड जो है वो स्टार्टिंग में उसका जो सब्लिमेशन का रेट है दैट विल बी क्वाइट हाई, लेकिन आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, जब थोड़ा टाइम निकल जाएगा, तो आप ये नोटिस करोगे कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे उस कंटेनर में, तो सॉलिड में भी चेंज होते रहेंगे। सो आफ्टर सर्टेन टाइम जो रेट है सॉलिड का गैस में चेंज होने का, दैट विल बिकम इक्वल टू जो रेट है गैस मॉलिक्यूल्स का चेंज होने का सॉलिड में। So at that point we say that equilibrium has been achieved, और ऐसा equilibrium जो solid और gas के बीच में है that is solid gas equilibrium. Next we have to discuss is next is equilibria involving dissolution of solids in liquids
and gases in liquids. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो इसको भी मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मान लीजिए आपने इस कंटेनर में वाटर लिया हुआ है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज H2O। तो इसमें आप कांस्टेंट स्टरिंग के साथ शुगर डालते जाए तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोटिस करोगे कि शुगर डिसॉल्व होती रहेगी इसमें, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम एक स्टेज आ जाएगी जब शुगर डिसॉल्व होना बंद कर देगी और उसके प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाएंगे, नीचे बैठना वो शुरू हो जाएगी। उस स्टेज को कहते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। एंड एट द सैचुरेशन पॉइंट देयर इज ए इक्विलिब्रियम कि जितनी अनडिसॉल्व्ड शुगर है दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद द डिसॉल्व्ड शुगर। तो सैचुरेशन पॉइंट के बाद दे विल बी इक्विलिब्रियम डिसॉल्व्ड शुगर और अनडिसॉल्व्ड शुगर में। दिस इज ऑल्सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कि जो डिसॉल्व्ड शुगर है जितनी वो सेटल डाउन हो रही है उतनी ही शुगर जो सेटल डाउन हुई है वो डिसॉल्व फॉर्म में चेंज होती रहेगी। सो इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, maximum amount of solute in grams that can be dissolved in 100 grams of the solvent at a particular temperature is known as solubility। तो solubility क्या है? solubility है कि maximum amount of solute, जैसे maximum amount of sugar, कितनी शुगर ग्राम्स में 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो सकती है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। एंड ये वाला जो इक्विलिब्रियम है दिस इज रिगार्डिंग, this is the equilibrium involving dissolution of solids in liquids. Similarly, we have equilibrium involving gases in liquids. जैसे कोला ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उसमें क्या डिसॉल्व होती है, कौन सी गैस डिसॉल्व होती है? CO2 गैस डिसॉल्व होती है। जब बॉटलिंग करते हैं, जब उनको बंद कर रहे होते हैं तो CO2 एट हाई प्रेशर उसमें इंसर्ट की गई होती है और CO2 उसमें डिसॉल्व रहती है उस कार्बोनेटेड ड्रिंक में। और कितनी CO2 डिसॉल्व होगी, कितनी गैस डिसॉल्व होगी, दैट कैन बी नोन फ्रॉम दी हेनरीज लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ मास ऑफ द गैस जो कि डिसॉल्व है इनसाइड द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड। और यही रीजन है कि there is a fizzing sound when a coke bottle is opened, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को जब ओपन अप करते हैं then there is a fizzing sound। फिजिंग साउंड क्यों आती है? बिकॉज डिसोल्यूशन जो है, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की इनसाइड द लिक्विड वो कम हो जाती है बाय ओपनिंग द बॉटल। कम क्यों हो जाएगी? बिकॉज ये देखिए हेनरीज लॉ क्या कह रहा है कि मास ऑफ द गैस जो कि डिसॉल्व्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जब बॉटलिंग कर रहे हैं, जब बॉटल को बंद कर रहे हैं उस टाइम तो प्रेशर ऑफ CO2, ऊपर से जो CO2 है along with the carbonated along with the drink, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है और हाई प्रेशर पे उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब ओपन अप करोगे बॉटल को तो ऊपर अब प्रेशर क्या हो जाएगा? ऊपर जो प्रेशर होगा CO2 का, नाउ इट विल बी वेरी वेरी लेस। और क्योंकि ऊपर प्रेशर जो है इट विल बी वेरी वेरी लेस नाउ, इसलिए अमाउंट ऑफ द गैस जो कि डिसॉल्व्ड है इनसाइड दैट ड्रिंक वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो मास ऑफ द गैस भी कम हो जाएगा, तो दैट मींस गैस शुड कम आउट, और जब गैस बाहर आएगी दैट विल प्रोड्यूस द फिजिंग साउंड। सो दिस इज dissolution of gases in the liquids. Next we have to do is chemical equilibrium. ये physical equilibrium थे अभी तक, and along with we have discussed dissolution of solids in the liquids and gases in the liquids, and now we come to chemical equilibrium. Chemical equilibrium में it is that stage when rate of the forward reaction becomes equal to rate of the backward reaction. जैसे एक क्लोज्ड कंटेनर में मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आपने हीट अप करना शुरू किया
जब हीट करोगे इसको तो दिस विल फॉर्म CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इक्विलिब्रियम तभी अचीव होगा अगर if it is taken inside the closed container. After some time you will see that जो rate of decomposition है कैल्शियम कार्बोनेट का, that will become equal to जो इनका rate है combine करने का to form calcium carbonate. That means the stage when rate of the forward reaction becomes equal to the rate of the backward reaction, उस स्टेज पे हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। तो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो इसको, if this is the rate and this is the progress of the reaction, इस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, दिस इज इक्विलिब्रियम आफ्टर दिस पॉइंट, और दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है और दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन का रेट। बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट विल बिकम लेस with the passage of time, because rate of the reaction depends upon the concentration of calcium carbonate. तो जितना ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 जब रिएक्शन शुरू ही हुआ है, एट दैट टाइम रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी क्वाइट हाई, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इनिशियली विल बी क्वाइट हाई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि इनकी डीकंपोजिशन होती जाएगी, रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आस्ते आस्ते कम होता जाएगा, लेकिन रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन ये जो स्टेज है व्हेन रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जिसके बाद बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, that is known as equilibrium state. So इसके बाद यहाँ पे equilibrium achieve हो गया, this is the equilibrium state. Next topic is फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का वो ये है कि इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है तो जो ऑब्जर्व करने वाली प्रॉपर्टीज हैं जैसे पीएच वैल्यू, टेम्परेचर, कलर, कंसंट्रेशन एटसेट्रा, दे बिकम कांस्टेंट। The observable properties such as temperature, pressure, color, pH value, they become constant after the equilibrium has been achieved. Second characteristic जो है कि equilibrium is achieved only in closed vessels. ओपन कंटेनर में equilibrium achieve नहीं होगा, बिकॉज आप वही एग्जांपल ले लीजिए अभी जो मैंने लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज हो रहा है CaO प्लस CO2 में, अगर ओपन कंटेनर में करवाया जाए तो CO2 तो एस्केप होती जाएगी, तो दैट मींस रिएक्शन विल गो टू द कंप्लीशन। जब CO2 एस्केप हो रही है तो दैट मींस कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता रहेगा, अल्टीमेटली होल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट विल गेट डिकम्पोज्ड। इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होगा ही नहीं अगर इसको क्लोज कंटेनर में ना करवाया जाए। सो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है दैट इज अचीव्ड इन क्लोज्ड वेसल्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम जो है कैटलिस्ट का उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो जल्दी अचीव हो जाएगा, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑफ द कैटलिस्ट। चाहे कैटलिस्ट डालो चाहे नहीं डालो, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है that will be the same, that will remain same, वो उसमें कोई चेंज नहीं आना है by addition of catalyst. Now next जो characteristic है, fourth characteristic, कि chemical equilibrium जो है that can be achieved from either sides, that can be achieved from either sides. चाहे आप closed container में initially calcium carbonate डालो, चाहे आप initially CO2 और CaO डाल दो,
तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द आइदर साइड, चाहे ये पहले डिकम्पोज होके ये बनाएगा और उसके बाद ये होगा कि CaO प्लस CO2 जो है उनका जो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन है दैट विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली आप कंटेनर में CaO डाल दीजिए और CO2 डाल दीजिए और उसके बाद क्या होगा कि इनका जो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन होगा इनिशियली दैट विल बी क्वाइट फास्ट एंड आफ्टर सम टाइम CaCO3 भी बन जाएगा और ये भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। सो केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड्स। सो दीज वर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कि एक तो कि ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज सच एज pH, टेम्परेचर, कलर, कंसंट्रेशन एटसेट्रा दे बिकम कांस्टेंट, उनकी जो वैल्यू है, उनका जो कलर है, जैसे कंसंट्रेशन है, दैट विल नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। सेकेंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम जो है दैट इज अचीव्ड इन क्लोज्ड वेसल्स ओनली, ओपन कंटेनर्स में अचीव नहीं होगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट वाज कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है दैट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड्स, चाहे रिएक्टेंट्स की साइड से चाहे प्रोडक्ट्स की साइड से, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स। So these were certain characteristics of chemical equilibrium. Next we have to discuss is law of mass action. जो लॉ ऑफ मास एक्शन है दैट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, गुल्डबर्ग एंड वॉच। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर ये कोई रिएक्शन है AA प्लस BB गिविंग यू द प्रोडक्ट्स, then according to law of mass action जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इसका, रेट ऑफ इनफैक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स raised to the power stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation. So this is law of mass action जो कहता है कि rate of the reaction is directly proportional to products of the concentrations of the reactants raised to power their stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation. Next we will discuss law of chemical equilibrium. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कि A और B कंबाइन होके C और D बना रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जैसे हमने किया अभी कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स, दैट मींस RF will be equal to KF. KF is the velocity constant, rate constant for the forward reaction into A into B, and similarly rate of the backward reaction RB will be directly proportional to concentrations of the products. That means this will be equal to RB will be equal to KB C into D। और केमिकल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दैट मींस ये दोनों आपने इक्वेट कर देने हैं। एट इक्विलिब्रियम RF विल बी इक्वल टू RB। तो ऐसा करने पे क्या आ जाएगा, इट विल बी KF
A into B concentration will be equal to Kb C into D concentration. That means Kf upon Kb will be equal to concentration of C into concentration of D. That means products of the concentrations of the products divided by product of the concentrations of the reactants. And Kf upon Kb is another constant, and that is known as Kc, equilibrium constant, when the concentrations of the products and reactants are taken. So this is law of chemical equilibrium, जो कहता है कि equilibrium constant जो है that is equal to, वो क्या होता है, that is equal to ratio of the product of the concentrations of the products divided by products of the concentrations of the reactants. जो products की concentrations है उनका जो product है divided by जो reactants की concentration है उनका product है, that is a constant, and that constant is known as equilibrium constant Kc अगर concentrations are taken, and this is law of chemical equilibrium, and this is ये जो रेशियो है दिस इज इक्वल टू Kc एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बात हो रही है. और अगर इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशंस आप अगर पार्शियल प्रेशर्स लें तो Kc की जगह इट विल बी Kp. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन पार्शियल प्रेशर्स आर टेकन इज Kp, इज रिप्रेजेंटेड बाय Kp, और अगर कंसंट्रेशंस ले, मोलर कंसंट्रेशंस ले, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Kc. होना यही वाला रेशियो है कि Kp विल बी इक्वल टू, इसके लिए अगर आपने लिखना है Kp इस रिएक्शन के लिए, सो Kp विल बी इक्वल टू, अगर ये गैसेस हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B. This will be Kp, equilibrium constant when partial pressures are taken. Next topic is relationship between Kp and Kc, and this is quite important. Relationship between Kp and Kc. We will consider the same reaction in equilibrium, A plus B giving you C plus D. Kc कैसे लिखा जाता है? Kc will be equal to concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B. अब आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? आइडियल गैस इक्वेशन सेज कि PV is equal to nRT. That means P upon RT क्या हो जाएगा? N upon V. P upon RT is equal to N upon V. और N upon V क्या है? Number of moles per liter of the solution. This is the molarity. This is the molar concentration. तो यहां पे आपने जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं C की, D की, A की और B की, इसकी जगह आपने P upon RT, P upon RT, P upon RT डाल देना है. So this will be equal to Kc क्या बन जाएगा? Kc will be equal to partial pressure of C divided by RT into partial pressure of D divided by RT. This will be partial pressure of A divided by RT into partial pressure of B divided by RT. So इसको सेपरेट आउट करें, RTs को अलग कर दें और पार्शियल प्रेशर्स को अलग कर दें. So this will be PC into PD divided by PA into PB into 1 upon RT. तो अगर यहाँ पे हम ये भी कंसिडर करें कि कितने यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कितने कितने हैं, अगर वो भी कंसिडर करें तो AA, BB, CC एंड DD. सो दिस विल बी C raised to power C
d raised to power d, a raised to power a, and b raised to power b. So now this will be raised to power c, raised to power d, raised to power a, raised to power b. So again, stoichiometric coefficients are also considered. So this will be 1 upon RT, क्या बन जाएगा ये 1 upon RT c plus d minus a plus b. So this will be 1 upon RT c plus d minus a plus b. तो ये क्या है c plus d? These are the number of moles, number of gaseous moles of the products minus number of gaseous moles of the reactants, and this can also be represented as delta Ng. C plus D minus A plus B को आप delta Ng भी लिख सकते हो. So this will be equal to, इतना क्या है ये Pc into Pd upon Pa upon Pb क्या है? Partial pressures of the products divided by partial pressures of the reactants. This is known as Kp, and upon RT, 1 upon RT है तो upon RT ले रहा हूं मैं, and C plus D minus A plus B क्या है? डेल्टा Ng. डेल्टा Ng मीन्स प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स. तो क्या बन गया ये आ गया एक्चुअल में इक्वेशन की Kc is equal to Kp upon RT raised to power delta Ng, और दिस कैन बी रिटन एज Kp is equal to Kc into this and this is very important equation. Kp is equal to Kc RT raised to power delta Ng. R is the gas constant, T is the temperature in absolute kelvins, delta Ng जो है that is the number of the gaseous products moles minus number of the जो reactants के gaseous moles हैं that is delta Ng. Kp क्या है? Equilibrium constant when partial pressures are considered, and Kc is the equilibrium constant when molar concentrations are considered. एक बार फिर से देखिए ये derivation कैसे है, relationship between Kp and Kc. If this is the reaction AA plus BB giving you CC plus DD, तो Kc कैसे लिखा जा सकता है? प्रोडक्ट्स की गैसियस जो प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशंस हैं डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं raised to power their stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation. Now we know that PV is equal to nRT. यहां से n upon V की वैल्यू निकाली मैंने. n upon V is equal to P upon RT, और n upon V है क्या? n are the number of moles, V is the volume of the container जिसमें बात हो रही है. That means number of moles per unit volume जो है, per unit volume of the solution या per unit volume जिसमें कि वो reaction mixture लिया गया है. This is the molar concentration. So molar concentration क्या आ रही है? Is equal to P upon RT. तो यहाँ C की जगह मैं P upon RT लिखूंगा, और P किसका? C का. Partial pressure of C upon RT raised to power C. D की जगह मैं molar concentration D की जगह मैं लिखूंगा PD upon RT raised to power D. Similarly PA upon RT raised to power A, PB upon RT raised to power B. P's को partial pressures को मैंने separate out कर दिया, PC into PD upon PA into PB, और ये इतना क्या होता है? This is Kp. और बचा क्या? 1 upon RT raised to power C plus D minus A plus B, और ये क्या है? डेल्टा Ng, प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स. सो ये बन गया Kc is equal to Kp upon RT raised to power delta Ng. So Kp is equal to Kc into RT raised to power delta Ng. This relation is quite important. AIEEE में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं. So you have to remember this relation. Kp is equal to Kc RT raised to power delta Ng. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब तक चेंज नहीं होते किसी केमिकल रिएक्शन के लिए जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो. सो एज फार एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन कांस्टेंट. तो किसी भी न्यूमेरिकल में आपको जितना मर्जी पजल किया जाए कि जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू चेंज नहीं करवानी है. आंसर वही रहेगा, जो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वही रहेगा जब तक टेम्परेचर चेंज ना करें.
सो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका, दैट इज कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशंस एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या कंसंट्रेशंस हैं. जैसे ये रिएक्शन है ए प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, अगर आप मोलर कंसंट्रेशंस ले रहे हो प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की, तो Kc की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट. और ये जो कंसंट्रेशंस मैं ले रहा हूं, दीज आर द कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट. इनिशियली ए की क्या कंसंट्रेशन थी, इनिशियली बी की क्या कंसंट्रेशन थी, उससे इस के की वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन. K forward is equal to 1 by K backward. For example, अगर ये रिएक्शन है H2 plus I2 गैस गिविंग यू ट्वाइस HI गैस, तो पहले तो इस फॉरवर्ड इस रिएक्शन के लिए मैं K लिखूं तो K विल बी इक्वल टू HI की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 इंटू I2 कंसंट्रेशन. बैकवर्ड के लिए क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन लिखें अगर, ट्वाइस HI गैस गिविंग यू H2 गैस प्लस I2 गैस. तो इस रिएक्शन के लिए विच इज बैकवर्ड रिएक्शन, इसका रिवर्स है, इस रिएक्शन का रिवर्स है ये रिएक्शन, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए दैट विल बी H2 गैस कंसंट्रेशन इंटू I2 गैस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HI रेज टू पावर 2. सो इन दोनों में रिलेशन देखिए, बोथ आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, दैट मींस K फॉरवर्ड इज इक्वल टू 1 बाय K बैकवर्ड. तो अगर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए K दिया हुआ है और रिवर्स के लिए निकालना है तो आप जस्ट उसको रिवर्स कर देंगे. दैट विल गिव यू द relationship between the forward and the backward equilibrium constants, or it can also be written as that K forward into K backward is equal to 1. next characteristic जो है कि कैटलिस्ट डालने से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता. कैटलिस्ट डालने से जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का दैट इज इक्वली इंक्रीज्ड, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय एडिंग अ कैटलिस्ट इनटू द रिएक्शन मिक्सचर. हाँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो K की वैल्यू है, चाहे वो Kc है चाहे Kp है, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाय एडिंग अ कैटलिस्ट. सो दिस वाज द नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो हमने स्टडी करना है वो ये है कि अगर आपको कोई रिएक्शन दिया हुआ है इक्विलिब्रियम में, जैसे A प्लस बी गिविंग यू C प्लस डी, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पे है ये रिएक्शन और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए K है, और अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को थ्रू आउट बाय N. तो अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं Na प्लस Nb गिविंग यू Nc प्लस Nd, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन बी K डैश. तो K डैश और K में क्या रिलेशनशिप होगा, दिस यू हैव टू रिमेंबर. इसके बेसिस पे बहुत से न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत से क्वेश्चंस होंगे IEEE में कि K डैश और K में क्या रिलेशन होगा. K डैश विल बी इक्वल टू
k रेज टू पावर n, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन को, जो कि इक्विलिब्रियम में थी, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे रेज टू पावर हो जाएगा ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड दैट विल गिव यू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन, जो कि n से मल्टीप्लाई करने पे ऑब्टेन हुई है। जैसे मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट इट बी के। अब आप ऐसा कीजिए कि हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए इस इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, हाफ N2 प्लस हाफ O2 एंड NO गैस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट दैट बी K डैश। K डैश और K में क्या रिलेशन होगा, K डैश विल बी इक्वल टू K रेज टू पावर, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया, so K dash will be equal to K raised to power half, that is equal to under root of K. So this relation is very important कि अगर आप एक इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो n से और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है K डैश, so K डैश और K में क्या रिलेशन होगा, K डैश will be equal to K raised to power n. फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है N2 plus O2 गैस गिविंग यू ट्वाइस NO गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है और इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो नेक्स्ट इक्वेशन आई उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज K डैश, K dash will be equal to K raised to power half, that is K dash will be equal to under root of K. Next characteristic जो हमने स्टडी करना है that is कि अगर कोई इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है N2 गैस प्लस ट्वाइस O2 गैस in equilibrium with twice NO2 gas, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है लेट इट बी K। इस इक्वेशन को फर्दर दो इक्वेशंस में सब डिवाइड करके लिखा जा सकता है। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग यू NO गैस ट्वाइस NO गैस। फर्स्ट पार्ट ये है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट इट बी K1। नेक्स्ट इज ट्वाइस NO गैस प्लस O2 गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 मान लेते हैं, एंड दिस इज ट्वाइस NO2। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करके देखिए, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करके देखिए, यू विल ऑब्टेन दिस इक्वेशन, that is N2 gas plus twice O2 gas, twice NO gas, twice NO gas, these will be cancelled out and you will get twice NO2 gas तो अगर ऐसा हो कि दो इक्वेशंस को एड अप करके एक फाइनल इक्वेशन तक आप पहुंच सकते हो, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में, जिन इक्वेशंस को एड अप कर रहे हो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे, दैट इज K1 into K2 विल बी इक्वल टू K। जिन इक्वेशंस को एड अप करके फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन हुई है, जैसे इन दोनों इक्वेशंस को एड अप करके ये इक्वेशन ऑब्टेन हुई है, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके फाइनल इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्टेन होगा। सो K1 into K2 will be equal to the final equation's equilibrium constant, that is K। और अगर ऐसा होता कि फर्स्ट माइनस सेकंड करके ये इक्वेशन आ रही होती, तो K1 upon K2 would have been equal to K। तो चाहे दो इक्वेशंस हैं, चाहे तीन इक्वेशंस हैं, चार इक्वेशंस हैं, अगर आपके पास दो इक्वेशंस को या तीन इक्वेशंस को एड अप करके फाइनल इक्वेशन आ रही है, तो आपने उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और फाइनल इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्टेन हो जाएगा। अगर दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके, जैसे फर्स्ट माइनस सेकंड करके अगर ये इक्वेशन आ रही होती, तो K1 अपॉन K2 जो होना था वो इक्वल होना था इक्वल टू K। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसके बेसिस पे भी काफी क्वेश्चंस होते हैं। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि दो इक्वेशंस को या तीन इक्वेशंस को अगर एड अप करके फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन हो रही है, तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और फाइनल इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा।
अगर इनको सब्ट्रैक्ट करके ये आ रही होती इक्वेशन तो K1 अपॉन K2 would have been equal to K. So these were the characteristics of equilibrium constant K. Next topic is reaction quotient. जब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल if this is a hypothetical reversible reaction AA plus BB giving you CC plus DD, इसके लिए अगर आप रेशियो लिखें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का, दैट इज C रेज टू पावर C D रेज टू पावर D डिवाइडेड बाय A रेज टू पावर A इंटू B रेज टू पावर B. तो ये जो रेशियो है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट raised to power their stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation, this ratio is known as reaction quotient. अगर concentrations are taken then concentration quotient. और अगर ये रेशियो लिया जाए at the equilibrium point, at the equilibrium point मतलब वो पॉइंट जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस पॉइंट पे अगर ये रेशियो लिया जाए देन रिएक्शन कोशेंट एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू Kc. इट विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और अगर यही रेशियो अदर देन द इक्विलिब्रियम पॉइंट लिया जाए देन इट इज रिएक्शन कोशेंट और कंसंट्रेशन कोशेंट इफ द मोलर कंसंट्रेशंस आर टेकन. और अगर पार्शियल प्रेशर्स आर टेकन, अगर सारी ये गैसेस होते और इंस्टेड ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस आप रेशियो लो पार्शियल प्रेशर्स का, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D raised to power D divided by partial pressure of A raised to power A into partial pressure of B raised to power B, then this is known as pressure quotient. और अगर यही रेशियो at the equilibrium point लिया जाए then this is known as Kp, but this Kp will be at the equilibrium point, equilibrium constant when the partial pressures are taken. तो ये रेशियो एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यही रेशियो अदर देन द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड द प्रेशर कोशेंट. इससे आप देखिए क्या जज कर सकते हो, आपके पास अगर रिएक्शन कोशेंट किसी रिएक्शन का पता हो आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का, इफ Q is equal to K, if this reaction quotient is equal to the equilibrium constant, then we say that the reaction is at equilibrium. If Q is greater than K, तो दैट मीन्स रिएक्शन जो है प्रोडक्ट्स की तरफ को ज्यादा प्रोसीड कर चुका है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्रॉस करके प्रोडक्ट्स की तरफ को ज्यादा प्रोसीड कर चुका है, और इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स की तरफ को आना पड़ेगा. दैट मीन्स जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तभी इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा. इफ Q इज ग्रेटर देन K, दैट मीन्स रिएक्शन हैज प्रोसीडेड मोर टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू, अगर उसको कंपेयर कर रहे हो आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से, कि जितनी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होनी थी प्रोडक्ट्स की उससे ज्यादा कंसंट्रेशन बन चुकी है प्रोडक्ट्स की इफ Q इज ग्रेटर देन K. और इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा, एंड दिस इज द केस व्हेन इफ Q इज ग्रेटर देन K. एंड इफ Q is less than K, if Q is less than K, that means अभी रिएक्शन बैकवर्ड साइड में ही है. अभी इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए अभी रिएक्टेंट्स को रिएक्ट होना पड़ेगा in order to form the products. और इस केस में if Q is
लेस देन के, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट अभी अटेन नहीं हुआ है, रिएक्शन इज ओनली इन द साइड ऑफ द रिएक्टेंट्स को और ज्यादा कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू अचीव द इक्विलिब्रियम. So these points are very important कि if Q is equal to K, that means equilibrium पे है reaction. If Q is greater than K, that means reaction products की तरफ को ज्यादा जा चुका है as compared to the reactants, और ये comparison हो रहा है as compared to the equilibrium point. इस केस में if Q is greater than K, that means reaction को backward आना पड़ेगा in order to achieve the equilibrium point. अगर if Q is less than K, इस केस में इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए अभी और रिएक्टेंट्स को फर्दर रिएक्ट होना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन होगा. सो दिस वाज रिएक्शन कोशेंट. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल. ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, और डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो? बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर, या फिर कोई इनर्ट गैस डाल दी जाए रिएक्शन मिक्सचर में. तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए, कोई भी वे हो सकता है डिस्टर्ब करने का, कंसंट्रेशन इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, टेम्परेचर इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, प्रेशर इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, इनर्ट गैस डालने पे आप अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, देन अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ वे so as to undo the effect, so as to counter the effect which has caused it. So according to Lee-Chatelier's principle, whenever an equilibrium is disturbed by changing the concentration, pressure or temperature, then equilibrium shifts in such a way so as to undo, so as to counter the effect which has caused it. तो इसका हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन. इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन. मान लीजिए ये रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम में है, A प्लस बी गिविंग यू C प्लस डी. अब आप मान लीजिए इस इक्विलिब्रियम को किस हिसाब से डिस्टर्ब करें, A और डाल दें इक्विलिब्रियम मिक्सचर में. A अगर और डाल दें, दैट मीन्स आपने रिएक्टेंट की, वन ऑफ द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा दी है. तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि जो चीज एक्स्ट्रा हो गई है, A अगर एक्स्ट्रा हो गया है, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा टू काउंटर द इफेक्ट. और काउंटर कैसे कर सकता है? जितना A अगर आपने और डाल दिया रिएक्शन मिक्सचर में, तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होना चाहिए? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, सो दैट कि जितना एक्स्ट्रा A आ चुका है वो सारा खत्म हो जाए. और वो खत्म कैसे हो सकता है? अगर रिएक्टेंट्स और ज्यादा रिएक्ट होके प्रोडक्ट्स बना दें. सो अगर रिएक्टेंट डालते हैं आप कोई, इफ यू ऐड वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू द रिएक्शन मिक्सचर, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर आप प्रोडक्ट्स डाल देते हो इसमें C या D ऐड कर देते हो एक्स्ट्रा, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन. मान लीजिए थोड़ा सा D निकाल दें आप, तब क्या होगा? D निकाल दें तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि जो D खत्म हुआ है, जो डिमिनिश हुआ है यहां से D, वो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाए. और दोबारा से बनेगा कैसे वो D? अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा सो एज टू अनडू द इफेक्ट व्हिच हैज कॉज्ड इट. अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस को इंक्रीज करवा रहे हो, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. अगर आप प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवा रहे हो, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. अगर आप किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवा रहे हो, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. अगर आप किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवा रहे हो, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन.
So this was effect of change in the concentration of any one of the reactants or the products. Next जो effect हमने study करना है, that is effect of change in temperature. तो इसके लिए let us consider Haber's process for the preparation of NH3. Let us balance it. N2 twice NH3, 6 hydrogens on the right hand side, so it will be thrice H2. Delta H for this will be equal to minus 92.5 kilojoules. So forward direction में since delta H is minus 92.5, so forward direction में कौन सा reaction है ये? Forward direction में it is an exothermic reaction, heat evolve हो रही है forward direction में जब एक reaction shift कर रहा है. Backward में it is endothermic reaction, heat absorb होगी जब backward direction में shift होगा reaction. अब आप इसमें देखिए effect of change in temperature. अगर इस रिएक्शन मिक्सचर का जो कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है आप टेम्परेचर इंक्रीज करवा दें अगर, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है मैं उसको कम कर दूं. रिएक्शन का आप टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज किस साइड को होगा? अगर हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब किस साइड को हो रही है? टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन, बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड. Exothermic reactions are the reactions in which heat is evolved. तो अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज करवाओ तो रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम चाहेगा कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो डिक्रीज हो जाए. और डिक्रीज कैसे होगा? जब रिएक्शन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द एंडोथर्मिक डायरेक्शन, जिस साइड में हीट एब्जॉर्ब हो रही है. तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कराओ तो ये वाला रिएक्शन जो है इट विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड्स. अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज कराओ आप तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है वो दोबारा से उतना ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाए. अगर टेम्परेचर डिक्रीज कराओ तो दोबारा से उतना टेम्परेचर मेंटेन कैसे होगा? अगर रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट इज इवॉल्व्ड. हीट इवॉल्व होने पे टेम्परेचर राइज होगा. तो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करवा रहे हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, टुवर्ड्स द एक्सोथर्मिक डायरेक्शन. तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर भी वही है, मेन इसका फंडा वहीं पे आके रुकता है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए सो एज टू अनडू द इफेक्ट व्हिच हैज कॉज्ड इट. जैसे इसका टेम्परेचर डिक्रीज करवा दें तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस साइड हीट इवॉल्व होगी, सो दैट टेम्परेचर वहीं पे मेंटेन हो जाए. तो इसका टेम्परेचर अगर डिक्रीज करवाएं इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर टेम्परेचर इसका डिक्रीज करवाएं इक्विलिब्रियम डिक्रीज करवाएं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर इंक्रीज करवाएं टेम्परेचर देन इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन, टुवर्ड्स द एंडोथर्मिक डायरेक्शन. नेक्स्ट इफेक्ट जो हमने स्टडी करना है दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर. ये इक्विलिब्रियम है, मान लीजिए किसी क्लोज कंटेनर में अटेन हुआ और इस पे हम स्टडी करेंगे कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर. मान लीजिए ऐसे क्लोज कंटेनर में है ये पिस्टन है, इसके बीच में ये वाला इक्विलिब्रियम है यहाँ पे अटेन हुआ. प्रेशर अगर इंक्रीज करवाएं आप, इसका प्रेशर इंक्रीज कैसे कराओगे? अगर पिस्टन को अंदर की तरफ मूव कर दें, आप अंदर को मूव कर दें पिस्टन, तो दैट मीन्स प्रेशर आप इंक्रीज करवा रहे हो. और इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे आप प्रेशर इंक्रीज करवा रहे हो तो क्या हो रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे?
इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए ये वाला इक्विलिब्रियम मैं इस कंटेनर में मान रहा हूं कि इस कंटेनर में ये अचीव हुआ है, और प्रेशर इंक्रीज करने वाला इफेक्ट मैं स्टडी कर रहा हूं सबसे पहले कि प्रेशर इंक्रीज कराने का मतलब है पिस्टन अंदर को मूव करूंगा मैं। पिस्टन अगर नीचे को जा रहा है पिस्टन तो प्रेशर इंक्रीज होगा, इस गैशियस मिक्सचर पे, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जब आपने पिस्टन नीचे को मूव किया, अब इस केस में वॉल्यूम क्या होगी इस कंटेनर की, कम होगी है। सो दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या करवा दिया आपने प्रेशर इंक्रीज करवाने पे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कि 1 मीटर क्यूब में, मान लीजिए ये मीटर क्यूब है, अब इस मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो ज्यादा होंगे, क्योंकि वॉल्यूम आपने डिक्रीज करवा दिया, प्रेशर आपने इंक्रीज करवा दिया है। तो क्या इफेक्ट हो रहा है प्रेशर इंक्रीज करवाने पे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। सो आप प्रेशर इंक्रीज करवाने पे इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब कर रहे हो, आप नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करवा रहे हो। सो इक्विलिब्रियम उस हिसाब से शिफ्ट होना चाहेगा सो दैट जो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं वो डिक्रीज हो जाए। दैट मींस प्रेशर इंक्रीज करवाने पे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम हो। So, किस साइड शिफ्ट होना चाहिए ये वाला इक्विलिब्रियम, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहां पे देखिए देयर इज 1 गैसियस मोल और यहां पे देखिए यहां पे 2 गैसियस मोल्स हैं। सो प्रेशर इंक्रीज करवाने पे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हों। और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करवाएं, प्रेशर डिक्रीज कराने का मतलब क्या हुआ कि पिस्टन को आप ऊपर को मूव कराओगे, वॉल्यूम इंक्रीज कराओगे, वॉल्यूम इंक्रीज कराने पे प्रेशर क्या हो जाएगा गैसियस मिक्सचर का, कम हो जाएगा। और जब आपने वॉल्यूम इंक्रीज करवाई तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है तो 1 मीटर क्यूब में या 1 सेंटीमीटर क्यूब में अब जब गैसियस मोल्स प्रेजेंट होंगे और कम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आपने वॉल्यूम इंक्रीज करवा दी, प्रेशर डिक्रीज करवा दिया। सो जब आप प्रेशर डिक्रीज करवा रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम जब इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा हो। तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर प्रेशर डिक्रीज करवाएं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में लार्जर नंबर ऑफ, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हो। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करवाएं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस साइड में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम हो। जैसे इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे इफेक्ट देखिए आप कि इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का अगर प्रेशर डिक्रीज करवा दिया जाए तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, अगर प्रेशर इंक्रीज करवा दिया जाए तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं। So this was effect of change in the pressure on the equilibrium mixture, on the equilibrium point. Next is effect of addition of catalyst. तो ये पहले भी डिस्कस हुआ है कि कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन जल्दी जरूर अटेन हो जाएगा जल्दी, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। Catalyst just enhances the rate of the forward reaction as well as rate of the backward reaction equally. It does not alter the equilibrium point. Equilibrium point पे कोई फर्क नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑफ द एडिशन ऑफ दिस कैटलिस्ट। सो इफेक्ट कोई भी नहीं है एज सच कैटलिस्ट डालने का, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट बस जल्दी अटेन हो जाएगा, उसको छोड़ के कोई इफेक्ट नहीं है अगर आप कैटलिस्ट डाल देते हो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन है। सो नेक्स्ट जो इफेक्ट है दैट इज
Effect of addition of inert gas. So effect of addition of inert gas हम दो सब हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो किसी इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे, किसी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहती है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो ये कोई कंटेनर है जिसमें कोई इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है. इसमें आप क्या कीजिए, इनर्ट गैस डाल दें. मान लीजिए हीलियम डाल दिया आपने, इक्विलिब्रियम कोई अटेन हुआ है, मान लीजिए यही वाला N2O4 ट्वाइस NO2 वाला इक्विलिब्रियम है. दोनों गैसेस हैं ये. हीलियम डालने पे प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर तो जरूर इंक्रीज होगा, बिकॉज प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ हिट्स made by the gaseous molecules on the walls of the container per unit volume. तो जब आपने गैस ऐड की, एडिशनल गैस ऐड की, तो टोटल प्रेशर नो डाउट विल इंक्रीज. लेकिन जो पार्शियल प्रेशर्स हैं ऑफ ईच कंपोनेंट, N2O4 का जो पार्शियल प्रेशर है, ट्वाइस NO2 का जो पार्शियल प्रेशर है, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जो पार्शियल प्रेशर्स हैं ईच कंपोनेंट के, दे विल रिमेन कांस्टेंट. उनमें कोई चेंज नहीं आएगा जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही. तो जब पार्शियल प्रेशर्स में या पार्शियल कंसंट्रेशंस में, या फिर कह सकते हैं इनकी मोलर कंसंट्रेशंस में देयर इज नो चेंज, सो दे विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इनटू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीलियम डाल दो, नियॉन डाल दो, इनर्ट गैस डाल दो इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे, there will not be any effect on the equilibrium point, there will not be any effect on this equilibrium mixture. किसी साइड को भी ये शिफ्ट नहीं होगा, because partial pressures of each component या फिर molar concentrations of each component, they are not changing because volume is same. So there will be no effect of addition of inert gas on the equilibrium mixture at constant volume. Second heading जिसके अंडर we will study this effect, that is at constant pressure. सेम वही इक्विलिब्रियम मानते हैं, N2O4 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NO2. अब अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, आप कोई इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, जैसे हीलियम डाल रहे हो आप, इसमें हीलियम जब डालोगे तो नेचुरल है टोटल प्रेशर विल इंक्रीज, बट यू वांट दैट प्रेशर हैज टू बी कांस्टेंट. और प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, पिस्टन को ऊपर मूव होना पड़ेगा. दैट मींस वॉल्यूम इंक्रीज करवानी पड़ेगी इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है. तो दैट मींस क्या करवा रहे हो आप, वॉल्यूम इंक्रीज करवा रहे हो इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की. अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है, बाय द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टोटल प्रेशर इंक्रीज हो जाना था. प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम हैज टू इंक्रीज. सो दैट मींस जब वॉल्यूम इंक्रीज हुई है तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुए, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुए, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, बिकॉज वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे. सो कौन सा इफेक्ट हुआ, इक्विलिब्रियम मिक्सचर को कैसे डिस्टर्ब किया हमने, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने डिक्रीज करवा दिए. सो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए जिस साइड नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा हो. तो किस साइड शिफ्ट होगा ये, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. सो एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस साइड मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हो, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखने के चक्कर में वी हैव इंक्रीज द वॉल्यूम. वॉल्यूम इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा वेयर देयर आर लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स.